मेरे स्टूडेंट सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अपना वो टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। क्या है मानव का उत्सर्जन तंत्र? देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बारे में हम जानेंगे। पिछले दो पार्ट थे जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि इन तंत्रों की सहायता से कुछ बॉडी में आवश्यक व अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं। अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि वे पदार्थ अनावश्यक होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो शरीर में बनने वाले उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से मुक्त करना, शरीर से बाहर मुक्त करना जिस तंत्र की सहायता से किया जाता है, उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। देखो क्या होता है, ये कोई सेल है। जब इस सेल में किसी प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रिया होगी, यानी कोई उपापचय क्रिया होगी, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म होगी, उपापचय क्रिया होगी, तो इसमें क्या होता है कि जब प्रोटीन का जल अपघटन होगा, जब प्रोटीन का क्या होता है, जल अपघटन होता है, तो प्रोटीन का जल अपघटन होने से कई नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं, N2 युक्त पदार्थ बन जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं। वो कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यानी जंतुओं की कोशिकाओं में जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं, अतः इन पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित करना अति आवश्यक हो जाता है। तो जिस तंत्र की सहायता से इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त किया जाता है, उस तंत्र को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। देखो, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनके आधार पर इस जंतु जगत को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से, उनकी चर्चा हम करते हैं। पहला देखो, अमोनिया टेलिक, अमोनिया उत्सर्जी। वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। एक बार फिर से देखो क्या होता है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल के आधार पर जंतु जगत को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन अपना है अमोनिया उत्सर्जी, कि वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया क्या है? ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, अतः इसके निष्कासन हेतु अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अमोनिया एक विषाक्त पदार्थ है, अत्यधिक विषाक्त, विषैला, जहरीला पदार्थ है। इस कारण इसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। तो देखो, अमोनिया उत्सर्जी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। अमोनिया जल में घुलनशील पदार्थ है, ये अत्यधिक विषाक्त होता है और इसके निष्कासन हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अब वे कौन से प्राणी हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो देखो, जितने भी जलीय प्राणी हैं, हम किसकी बात कर सकते हैं? जलीय प्राणियों की बात कर सकते हैं, समस्त जलीय प्राणी। इसमें यदि निम्न कोटि के जंतुओं की बात की जाए तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, ये जो प्राणी हैं ये किस में आ जाते हैं? अमोनिया उत्सर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि ये किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। इसमें एनिलिडा, कुछ एनिलिडा भी हैं जिनको शामिल किया गया है। इसमें मछलियाँ, समस्त मछलियाँ जो हैं उनको भी शामिल किया गया। तो मछलियाँ हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, एनिलिडा संघ के प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें अमोनिया उत्सर्जी कहा जाता है। तो पहली क्लास तो अपनी अमोनिया उत्सर्जी की हो गई। अब देखो, इसी ही प्रकार यदि ध्यान दें तो नंबर 2 पर कौन है अपना? यूरिया। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं, या हम जिसको क्या कह सकते हैं? यूरियोटेलिक कह सकते हैं। वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे, यूरिया उत्सर्जी कहलाएंगे। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त होती है, कम जहरीली होती है, अतः कुछ जंतु क्या काम करते हैं? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और अमोनिया को किसके रूप में निष्कासित करते हैं? यूरिया के रूप में निष्कासित करते हैं। यूरिया भी क्या है? जल में घुलनशील है,
यूरिया भी क्या है, जल में घुलनशील है। अब देखो वो कौन से एनिमल्स हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो ध्यान देंगे आप इसके अंदर कौन कौन आता है। इसमें स्तनधारी आएंगे, कौन आ जाते हैं, स्तनधारी। और स्तनधारी में सबसे बड़ा उदाहरण याद रखेंगे आप, खुद मनुष्य का आप रख सकते हैं, खरगोश का, तो स्तनधारी को शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें एम्फीबिया को शामिल किया गया है, कुछ एनेलिड्स प्राणी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये वे प्राणी हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अतः इन्हें यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। नंबर 3 की बात की जाए तो यूरिकोटेलिक है, यूरिक अम्ल उत्सर्जी की प्राणी हैं। वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल जल में लगभग अघुलनशील पदार्थ होता है। जल में कैसा पदार्थ है, ये अघुलनशील पदार्थ है। दूसरी बात ध्यान रहे, यूरिक अम्ल अमोनिया तथा यूरिया दोनों की तुलना में कम विषैला होता है, अतः इसे लंबे समय तक शरीर में संचित किया जा सकता है। अब ये कौन से प्राणी हैं जो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, तो देखो जितने भी एवीज वर्ग हैं, जितना भी बड़ा एवीज वर्ग है, एवीज वर्ग में समस्त प्राणियों को शामिल किया गया है। एवीज, इसके अलावा रेप्टिलिया वर्ग है, रेप्टिलिया की क्लास है, कुछ एम्फीबिया संघ के प्राणी हैं। इन सबको किस में रखा गया है, यूरिकोटेलिक में रखा गया है। और मरुस्थल में रहने वाले स्तनी, मरुस्थल में रहने वाले स्तनी को भी किस में शामिल किया गया है, यूरिकोटेलिक में शामिल किया गया है। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करते हैं और जल में, देखो इसमें जल में ये अघुलनशील होते हैं, इसलिए इसको किसके रूप में निष्कासित किया जाता है, अर्ध ठोस के रूप में क्या किया जाता है, सेमी सॉलिड के रूप में इसका क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। तो जंतु जगत को उत्सर्जन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब हम बात करते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो देखो पहले बात करते हैं उत्सर्जन की परिभाषा निकाल कर के लाते हैं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त करने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, उत्सर्जन। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन करने वाले अंग, उत्सर्जन करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी अंग। और इन उत्सर्जी अंगों का जो सम्मिलित रूप है, कैसा रूप है, मिला जुला रूप है, सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो 3 परिभाषाएं यहाँ पर आई। पहली परिभाषा उत्सर्जन की, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त करना उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन करने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और इन उत्सर्जी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र की यदि बात की जाए तो मानव का उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। तो इसमें कितने पार्ट हो गए, वृक्क है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग से मिलकर किसका निर्माण होता है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। देखो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र का एक डायग्राम बनाते हैं, इससे हम समझने का इसको प्रयास करेंगे। ये डायग्राम दिखाया गया, देखो ध्यान से देखना। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये दायां वृक्क है, ये बायां वृक्क है। इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। मूत्रवाहिनी, ये चौड़ा थिला मूत्राशय, ये भाग मूत्र जनन छिद्र में खुलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। इसमें पूरे के पूरे उत्सर्जन तंत्र को दर्शाया गया है। देखो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, प्रत्येक वृक्क से एक नलिका निकलती है
और वो नलिका मूत्रवाहिनी कहलाती है। तो दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, मूत्रवाहिनी। और ये दोनों मूत्रवाहिनियाँ जिस थैले में खुल जाती है उसे क्या कहा जाता है, मूत्राशय। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, मूत्राशय। मूत्राशय मूत्र मार्ग यानी मूत्र जनन छिद्र की सहायता से बाहर खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। सबसे पहले हम किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव में किडनी क्या है। पहला तंत्र देखो, इसे उत्सर्जन तंत्र का मेन पार्ट माना जाता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यह उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग माना जाता है। ये मुख्य भाग है कौन, वृक्क किडनी। अब देखो इसकी संख्या पाई जाती है 1 पेयर, यानी इसकी संख्या जो है नंबर इज 1 पेयर, यानी इसकी संख्या 1 जोड़ी पाई जाती है। मुख्य भाग है, इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। अब इसकी यदि लोकेशन की बात की जाए कि मानव में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक सिंपल सी परिभाषा से बताता हूँ। उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये तो साधारण सा इसका लोकेशन है कि कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा में 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं, जो पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। इसके अलावा यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो देखो अंतिम वक्सीय कशेरुका के आंतरिक पृष्ठ सतह पर 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कशेरुका के आंतरिक पृष्ठ सतह पर उदर गुहा में, देखो अंतिम वक्सीय कटी कशेरुका के आंतरिक पृष्ठ सतह पर उदर गुहा में क्या पाई जाती है, 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। तो सिंपल सा है कि ये कहाँ पर पाए जाएंगे, उदर गुहा में पाए जाएंगे। मैंने आपको मानव की 2 सतह बताई थी, पीठ वाली सतह को पृष्ठ सतह कहते हैं, चेस्ट वाली सतह को अधर सतह कहते हैं, और पृष्ठ सतह पर भी भीतर की ओर यानी आंतरिक सतह पर क्या पाई जाती है, आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। और देखो इसके यदि शेप की बात करें तो मानव का जो किडनी है वो किस प्रकार का होता है, तो ध्यान से देखने वाली बात है। मानव का जो किडनी है ये किस प्रकार का होता है, ये सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी आकृति हो क्यों पाई जाती है, सेम के बीज की आकृति के रूप में कौन पाया जाता है, मानव का किडनी पाया जाता है। फिर देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी यदि साइज की बात की जाए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा भाग है। कैसा भाग है ये, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा भाग है और 3 सेंटीमीटर मोटा भाग माना जाता है। इसके अलावा यदि इसके वेट की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में एक किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। कितना माना जाता है, 120 से 170 ग्राम माना जाता है। हाँ जी, इसकी शेप कैसे, इसका कलर कैसा है, तो देखो ये मानव का जो वृक्क है वो एक लाल कलर की संरचना है, गहरे लाल रंग की संरचना मानी जाती है। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा पृष्ठ सतह से जुड़ा रहता है, या हम कह सकते हैं कि कशेरुक दंड की पृष्ठ सतह से पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा प्रत्येक वृक्क जुड़ा रहता है। ये तो इसके बारे में सामान्य बातें। अब देखो इसमें और अधिक बातों की जाने, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। किससे होती है, मीजोडर्म से। मीजोडर्म भी किस प्रकार की, देखो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के समय जैसे जैसे शिशु का परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट के समय एक विशेष स्टेज आती है जिसे हमें ग्रेस्टुलेशन कह सकते हैं। उसमें 3 जननिक लेयर बनती है, 3 जननिक स्तर बनते हैं, जिसे क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। ये तीनों जननिक स्तर ही क्या काम करते हैं, बॉडी के विभिन्न प्रकार के पार्टों को बनाने का काम करते हैं। तो ये मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक स्टेज का वह पार्ट है जो क्या काम करता है, किडनी को बनाने का काम करता है। इसके अलावा मानव का जो वृक्क है वो मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। अब मैं आपको सिलेबस के अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ। किडनी 3 प्रकार की होती है। जंतुओं में किडनी कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की।
नंबर 1 प्रोनेफ्रिक, नंबर 2 मीजोनेफ्रिक और नंबर 3 मेटानेफ्रिक। ये प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है? सबसे पहले ध्यान देना, प्रोनेफ्रिक क्या है? यह अल्प विकसित संरचना है जो एक नलिका के रूप में पाई जाती है। ध्यान से देखना, यह एक अल्प विकसित संरचना है जो किसके रूप में पाई जाती है? नलिका के रूप में पाई जाती है, जो निम्न कोटि के जंतु उसमें ये पाई जाती है। फिर मीजोनेफ्रिक की बात करूं तो इसमें परिवर्धन की अल्प स्थिति होती है, अर्थात हम बात करें इसमें सिर्फ और सिर्फ बोमेन संपुट बनता है, नलिका विहीन स्ट्रक्चर होती है, बाकी एक नालवत संरचना पाई जाती है सिर्फ। तो देखो मीजोनेफ्रिक जो है इसमें किसका परिवर्धन हो जाता है? बोमेन संपुट का तो परिवर्धन हो जाता है, लेकिन शेष भागों का परिवर्धन नहीं होता है, और शेष भाग किसके रूप में विकसित होता है? एक नलिका के रूप में विकसित होता है। उस प्रकार की किडनी को क्या कहा जाता है? मीजोनेफ्रिक किडनी कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेटानेफ्रिक। तो मेटानेफ्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें किडनी का पूर्ण परिवर्धन हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है, और बोमेन संपुट के अलावा पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लूप का भी परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं समीप कुंडली सीरा, दूरस्थ कुंडली सीरा, हेलने का लूप का परिवर्तन भी हो जाता है। तो इस प्रकार का किडनी क्या कहलाता है? मेटानेफ्रिक कहलाता है। तो मानव का किडनी किस प्रकार का है? मेटानेफ्रिक प्रकार का किडनी माना जाता है। ये इसके बारे में साधारण बातें जानी। अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये एक वृक्क की स्ट्रक्चर है जो सेम के बीज की आकृति की है। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्क के कितने भाग माने गए? 2 भाग। इसका जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को वल्कुट कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? वल्कुट या कोर्टेक्स कहा जाता है। वल्कुट कोर्टेक्स कहा जाता है, कोर्टेक्स है। जो उभरा हुआ भाग है अर्थात ये उत्तल है, कॉन्वेक्स प्रकार का भाग है, यानी किडनी का जो बाहरी भाग है उभरा हुआ भाग है, जिसे कोर्टेक्स वल्कुट कहते हैं। और इसका जो मध्य वाला भाग है, या हम कह सकते हैं आंतरिक जो भाग है, भीतरी जो भाग है, ये भाग है, ये धंसा हुआ भाग है। इसे देखो हम क्या बोलेंगे? भीतरी भाग होने के कारण इसको मेडुला कहते हैं, यानी ये इसका कौन सा भाग है? मध्यांश भाग है। और ये किस प्रकार का होता है? कॉनकेव प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कॉनकेव। हिंदी में बात करें तो ये किस प्रकार का? अवतल वाला भाग है। तो बाहरी भाग उत्तल है, भीतरी भाग अवतल है। इस भीतरी भाग पर एक गड्ढा पाया जाता है और इस गड्ढे को हाइलम कहते हैं, हाइलम या हाइलम कहते हैं। वृक्क नाभि, जिसे क्या कहा जाता है? वृक्क नाभि कहा जाता है। इस गड्ढे वाले भाग में वृक्क धमनी, देखो ये वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी और तंत्रिका कोशिका वृक्क में प्रवेश करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि ये जो हाइलम भाग है, या हम कह सकते हैं वृक्क नाभि वाला जो भाग है, इस छोर में क्या होता है? वृक्क धमनी और तंत्रिका कोशिका अंदर प्रवेश करती है, तथा वृक्क सीरा, लसिका वाहिनी, मूत्र वाहिनी इस छोर से बाहर निकलती है। एक बार फिर से देख लो, इसमें मैंने क्या बताया कि इसका जो भीतरी भाग है उसमें एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को हाइलम या वृक्क नाभि कहते हैं। वृक्क नाभि वाले छोर में क्या होता है? वृक्क धमनी, और ध्यान से देखना, वृक्क धमनी और तंत्रिका कोशिका वृक्क में प्रवेश करती है, तथा इसी भाग से वृक्क सीरा, मूत्र वाहिनी, लसिका वाहिनी किडनी से बाहर निकलती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हुई थी? सामान्य किडनी के बारे में जाना। इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़, ये जो दायां वृक्क है बायां वृक्क की तुलना में थोड़ा झुका हुआ होता है। दायां वृक्क बायां वृक्क की तुलना में झुका हुआ होता है और बाएं की तुलना में छोटा भी होता है। झुका हुआ क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं इसके ऊपर लीवर ग्लैंड पाई जाती है। लीवर ग्लैंड पाए जाने के कारण ये जो अपना दायां वृक्क है बाएं की तुलना में थोड़ा झुका हुआ होता है और इसकी तुलना में छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं बायां वृक्क दायां वृक्क की तुलना में बड़ा है और ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अधिवृक्क कहते हैं। देखो अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधि का मतलब है ऊपर, किसके ऊपर? किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर। तो वृक्क के ऊपर स्थित एक जोड़ी विशिष्ट ग्रंथि क्या कहलाती है? अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। इसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, इसे क्रोयामरो की ग्रंथि भी कहते हैं, इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं, इसे 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये ग्रंथि आपातकालीन कंडीशन में काम करती है। जो अपना एक टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उन पर हम उस चैप्टर में हम इन ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ है। लेकिन
किडनी के ऊपर स्थित टोपीनुमा संरचना में स्थित विशिष्ट ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। तो ये सामान्य स्ट्रक्चर किसकी हुई? किडनी की। अब देखो हम बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के अन्य भागों का। तो देखो नंबर 2 पर आता है मूत्रवाहिनियाँ या मूत्रवाहिनी। इनकी संख्या भी मनुष्य में 1 जोड़ी होती है। इनकी संख्या भी कितनी पाई जाती है? 1 जोड़ी पाई जाती है। ये कैसी होती है? तो देखो पेशीय, ध्यान से सुनना, पेशीय भित्ति वाली मोटी, लंबी तथा संकरी नलिकाएं क्या कहलाती हैं? मूत्रवाहिनियाँ कहलाती हैं। एक बार मैं फिर से डायग्राम को बनाता हूँ, देखो समझने का प्रयास करना। ये किडनी वाला भाग है और ये इसका हाइलम गड्ढा है, वहाँ से ये नलिका निकलती है और ये स्ट्रक्चर किसकी है? मूत्रवाहिनी की है। किसकी स्ट्रक्चर है? मूत्रवाहिनी की। तो देखो कहाँ से निकल रही है? इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। प्रत्येक वृक्क से एक पेशीय भित्ति वाली मोटी, लंबी तथा संकरी नलिका निकलती है और उसको क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी का जो सिरा, देखो मूत्रवाहिनी का जो सिरा वृक्क के भीतर खुलता है, जो सिरा वृक्क के भीतर खुलता है वो प्यालेनुमा भाग होता है। इसका जो प्यालेनुमा भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उस भाग को वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। जो क्या काम करता है? इसका जो ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसमें स्थित कई प्रकार के कैप्सूल पाए जाते हैं, जहाँ कई प्रकार की नेफ्रॉन इकाइयाँ पाई जाती हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और वो नेफ्रॉन क्या काम करता है? शरीर के प्रत्येक भाग से इन मटेरियल को लेकर के आता है और उस मटेरियल को प्राप्त करने के लिए मूत्रवाहिनी में वृक्क के भीतरी सतह पर, या हम कह सकते हैं मेडुला वाले भाग में, एक प्यालेनुमा छोर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क श्रोणी और पेल्विस कहते हैं। अब इसमें देखो मैंने बताया कि इसकी पेशीय भित्ति है। तो देखो मूत्रवाहिनी की जो पेशीय भित्ति है उसमें कर्मानुकुंचन की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कर्मानुकुंचन की तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये कर्मानुकुंचन की तरंगें क्या काम करती हैं? मूत्र को मूत्रवाहिनी में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसका काम क्या है? मूत्र को मार्ग प्रदान करना, एक पथ, एक रास्ता प्रदान करने का काम किसका होता है? मूत्रवाहिनी का होता है। फिर अपना 3 नंबर पर पॉइंट आएगा मूत्राशय। इसके बारे में जानना। देखो दोनों मूत्रवाहिनियाँ, यानी प्रत्येक वृक्क से 2 मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं और ये दोनों मूत्रवाहिनियाँ आगे जा कर के एक चौड़े थैले में खुल जाती हैं और वो चौड़ा थैला क्या कहलाता है? मूत्राशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मूत्राशय। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि दोनों मूत्रवाहिनियाँ जिस चौड़े थैले में खुलती हैं वह क्या कहलाता है? मूत्राशय कहलाता है। देखो मूत्र प्लस आशय, आशय का मतलब संग्रह स्थल है, मूत्र का मतलब अपशिष्ट पदार्थ है, तरल है जो हानिकारक है। तो देखो मूत्राशय वह भाग है, वह क्षेत्र है जहाँ पर मूत्र का संग्रह किया जाता है और एक समय में 700 से 800 ml के करीब मूत्र का संग्रह मूत्राशय में किया जाता है। मूत्राशय की जो भित्ति है वो 3 स्तरों की बनी होती है। इसका बाहरी स्तर पेरिटोनियम होता है। कैसा स्तर है इसका? बाहरी स्तर पेरिटोनियम, सिरोसा पेरिटोनियम का बना है, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम भी किस प्रकार का? सिरोसा पेरिटोनियम का बना होता है। और इसका जो मध्य स्तर है वो अरेखित पेशी का बना हुआ है। मध्य स्तर कैसा बना हुआ है? अरेखित पेशी का बना हुआ है। और भीतरी, या हम कह सकते हैं अंतः स्तर श्लेष्मिक होता है, यानी श्लेष्मिक उपकला का बना होता है। तो ध्यान देना, मूत्राशय की जो दीवार है वो 3 स्तरों की बनी होती है। बाहरी स्तर सिरोसा पेरिटोनियम का होता है, मध्य स्तर अरेखित पेशी का बना हुआ है, भीतरी स्तर या अंतः स्तर श्लेष्मिक का स्तर का बना होता है। ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मूत्राशय का निर्माण करते हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक अवरोधनी पाई जाती है और उस अवरोधनी की सहायता से आगे जाकर के मूत्राशय एक छिद्र में खुल जाता है, एक मार्ग में खुलता है छिद्र की सहायता से। और उस छिद्र को क्या कहा जाता है? देखो मूत्र जनन छिद्र की सहायता से जिस भाग में खुलता है उस भाग को मूत्र मार्ग कहते हैं। उस भाग को क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग मानव उत्सर्जन तंत्र का अंतिम, या हम बोलें कि इसको क्या माना जाता है? अंतिम सहायक भाग माना जाता है, जिसकी सहायता से ये शरीर से बाहर खुलता है।
तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या हुआ कि मूत्राशय क्या है, मूत्राशय 3 स्तर का है। बाहरी स्तर सिरोसा पेरिटोनियम का बना हुआ है, मध्य स्तर अरेखित पेशी का बना हुआ है और भीतरी अंतःस्तर श्लेष्मिका का बना हुआ है। और इसमें एक अवरोधनी पाई जाती है और उस अवरोधनी की सहायता से ये मूत्राशय जिस क्षेत्र में खुलता है उसे क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। और किसकी सहायता से खुलेगा, मूत्र जनन छिद्र की सहायता से खुलेगा। अब देखो इस मूत्र मार्ग की बात की जाए तो ये क्या है, देखो पुरुषों में ध्यान देना इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में लंबाई कितनी होती है इसकी, 15 से 20 सेंटीमीटर। और इसको भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। इसका पहला जो स्तर होगा इसे यूरिथ्रल कहते हैं। क्या कहा जाता है, यूरिथ्रल। ध्यान देना इस पर, यूरिथ्रल, या हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज़ बताई थी कि मानव में एक जननिक ग्रंथि होती है और वो जननिक ग्रंथि क्या काम करती है, एक तरल को सीक्रेट करती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो यूरिथ्रल जो इसका पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा, यूरिथ्रल प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे होकर के गुजरेगा और इसी में दोनों शुक्रवाहिनियाँ खुलती हैं। दोनों शुक्रवाहिनियाँ भी कौन से भाग में खुलती है, इस भाग में खुलती हैं। दूसरी बात, मूत्र जनन छिद्र किसमें, पुरुषों में मूत्र का तथा वीर्य दोनों के लिए मार्ग प्रदान करने का काम करता है। फिर इसमें दूसरा भाग हो जाएगा झिल्लीमय भाग। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, झिल्ली में। ये पेशी स्तर का बना होता है जो किस किस के बीच में पाया जाता है, यूरिथ्रल या प्रोस्टेट। और नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा, शिश्नी मार्ग। कौन सा आ जाएगा, शिश्नी मार्ग। इन दोनों के बीच का स्तर क्या कहलाता है, झिल्ली में स्तर कहलाता है। शिश्नी मार्ग की लंबाई कितनी मानी जाती है, 12 से 15 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये जो शिश्नी मार्ग वाला जो भाग है ये आगे जाकर के जिस छिद्र में खुलेगा, यानी हम कह सकते हैं शीशन मुंड से होता हुआ शरीर से बाहर खुलता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र का अंतिम पार्ट था। अंतिम पार्ट में हमने किसका अध्ययन किया, मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग में किसकी बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात करें। और ध्यान रहे मूत्र मार्ग पुरुषों में कहाँ पाए जाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने रेक्टम को पढ़ा था। रेक्टम क्या है, बड़ी आंत्र का अंतिम भाग है, यानी जिसको हिंदी में मलाशय कहते हैं। मलाशय के ऊपर पाया जाता है। तो पुरुषों में मूत्र मार्ग मलाशय के ऊपर पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं महिलाओं में। तो देखो महिलाओं में मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर मानी जाती है। कितना सेंटीमीटर मानी जाती है, 4 सेंटीमीटर मानी जाती है। और ये योनि या वेजाइना के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है, योनि या वेजाइना के ऊपर पाया जाता है। और महिलाओं में सिर्फ और सिर्फ ये किसका काम करेगा, मूत्र मार्ग का ही काम करेगा। जननिक छिद्र मूत्र मार्ग के नीचे पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा तंत्र कौन सा हो गया, मानव उत्सर्जन तंत्र। कल की ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करेंगे, इसकी ओतिकी को पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें किडनी की हिस्टोलॉजी आएगी, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।